चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू माय फार्मा चैनल। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन किस चीज का? यूवी विजिबल का, है ना। हमने इससे पहले पढ़ा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो इसमें हमने बहुत चीजें अभी कवर भी कर ली है। हमने ट्रांजिशन के बारे में बात कर लिया, है ना। तो ट्रांजिशन में हमने कौन कौन से चीज के बारे में बात की, कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशन, 4 टाइप के ट्रांजिशन हमने पढ़े, ठीक है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली कौन सी थी? सिग्मा से सिग्मा स्टार। फिर कौन सी थी? एन से सिग्मा स्टार। फिर कौन सी थी? पाई से पाई। चौथा कौन सा था? एन से पाई, है ना। तो इनकी वेवलेंथ जो है वो भी आपको याद रखना है। कौन से किस में बैठते हैं ये भी याद रखना है, ठीक। तो सब लोग फिलहाल ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल रेंज और थ्योरेटिकल रेंज क्या होगा, क्योंकि आज उसका काम ये भी पढ़ने वाला है। ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ थे, है ना, कितने कितने थे? आई थिंक 140, 150, 160, 185 और 280, ये 4 थे, है ना। मतलब सिग्मा से सिग्मा के लिए, एन से सिग्मा के लिए, पाई से पाई और एन से पाई, ठीक है। ये 4 ट्रांजिशन के 4 वेवलेंथ थे। इन 4 वेवलेंथ को पहले एक तरफ लिख लो। ये डायग्राम आपको बनाना है। फिलहाल मैं डायग्राम के लिए हट जाता हूँ। आप लोग एक बार ये डायग्राम पूरा बना दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। शायद आपने पॉज करके इसको बना लिया होगा, ठीक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पहला चीज है वो है ये सोर्स, ठीक है। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो, अब यूवी के लिए है, तो अगर हमें जानना है कि यूवी में क्या होगा तो पहले यूवी का एक सोर्स होना चाहिए, है ना। तो जो सोर्स है उसका जो रेंज होगा, अब यूवी का कोई यूवी का लाइट क्या होगा ना, यहाँ पर कोई यूवी लाइट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, बट फिलहाल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख लेते हैं कि सोर्स है, यूवी लाइट एमिट कर रहा होगा, है ना। तो यूवी का अगर हम लोग नॉर्मल रेंज देखें, थ्योरेटिकल रेंज, तो वो 200 से 400 होता है ना। विजिबल का कितना होता है? 400 से 800, कितना? नैनोमीटर ना, ये भी याद रखना है, रेंज नैनोमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूवी रेंज के बारे में। अगर प्रैक्टिकल रेंज के बारे में बात करें तो कितना होगा? 180 से 380, है ना। ध्यान देना, इन सब छोटी छोटी बातें बहुत आगे जाके दुख दे देती हैं, ठीक है। तो यूवी रेंज है 200 से 400 नैनोमीटर। अब ये आपका मान लो 200 है, फिर 201, 202, 203, 204, 205, ऐसे 200 से 400 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर 200 नैनोमीटर भी जा रहा होगा, यहाँ 201 भी जा रहा होगा, यहाँ 300 भी जा रहा होगा, 310 भी जा रहा होगा, 380 भी जा रहा होगा, 390 भी जा रहा होगा, 400 भी जा रहा होगा। तो इतने रेंज 200 से 400 नैनोमीटर का जितना रेंज है वो सारे वेवलेंथ यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये मोनोक्रोमैटर बीच में लगा है। अब मोनोक्रोमैटर क्या है? मोनोक्रोमैटर गणेश जी की तरह है ना। मोनोक्रोमैटर गणेश जी की तरह है। गणेश जी ने जैसे शिव भगवान को अंदर नहीं आने दिया था, है ना, ऐसे ही मोनोक्रोमैटर क्या कहता है कि तुम 200 से 400 हो, नाम है इसका मोनो, तो मोनो बोले तो सिंगल, तो मतलब ये किसी एक तरीके के लाइट को आने की अनुमति देगा, है ना। तो मान लो मोनोक्रोमैटर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसमें हम लोग सेट करते हैं। जैसे मुझे पता है कि जो यहाँ पर सैंपल जो मैंने यूज यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, जो सैंपल जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसका रेंज मुझे पता है कि वो 257 नैनोमीटर पे डिटेक्ट होगा। लेट एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा मैंने यहाँ पर सैंपल ले रखा है जिसका जो वेवलेंथ है, तो वो मुझे पता है कि 257 नैनोमीटर पे ये यहाँ पर डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इस मोनोक्रोमैटर को सेट कर दिया, ठीक है, इस मोनोक्रोमैटर को मैंने सेट कर दिया 257 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो ये मान लो 200 से 400 आया, लेकिन जो यहाँ सिंगुलर वेवलेंथ जो जा रही है वो सिर्फ 257 नैनोमीटर की ही जा रही है। अब आप बोलोगे सर आपको पता था, चलो ठीक है। अगर मान लो हमें ना पता हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें फिर पूरा मोनोक्रोमैटर घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा मोनोक्रोमैटर घूमने पे पहला जो वेवलेंथ जाएगा वो 201 जाएगा, फिर खटक, मतलब ऐसा ही मूवमेंट होता है तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो पहले 201, फिर 202, फिर 203, फिर 204, ऐसे ही मूव करते करते 200 से लेके 400 नैनोमीटर इस सिंगुलर वेवलेंथ से एक एक करके जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि ये किस पे आएगा, तो डिटेक्टर पे जो सबसे हाईएस्ट जाएगा, अभी मैं हम लोग पीक के बारे में बात करेंगे, जो हाईएस्ट पीक जाएगी तो हमें पता चल गया मान लो कि वो
280 नैनोमीटर पे गई, तो हमें पता चल गया अच्छा इस सैंपल में जो भी चीज है वो 280 नैनोमीटर पे अपना डिटेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हमें पता होता है कि इतना नैनोमीटर होगा, मान लो अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया ना 257 नैनोमीटर का, तो मुझे उस समय पता था, तो मैंने मोनोक्रोमेटर को सेट कर दिया 257 नैनोमीटर पे। 257 नैनोमीटर पे सेट जब किया तो 200 से 400 वाले जो जा रहे थे वो सारे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक 257 नैनोमीटर वाला जाएगा और बाकी लोग रुक जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, मोनोक्रोमेटर। ठीक है, ये हुआ हमारा मोनोक्रोमेटर के बारे में। तो पहला क्या था, सोर्स। ठीक है, अभी हम लोग सोर्स के बारे में आगे बात करेंगे, कौन कौन से सोर्स होते हैं और सोर्स से क्वेश्चन बनता है। ध्यान देना है, सोर्स से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको लोगों सिखा दूंगा, निमोनिक्स भी बता देंगे हम लोग। तो सोर्स ये होता है। ठीक है, सोर्स यूवी रेंज है 200 से 400 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर आपका 200 से 400 नैनोमीटर जो आ रहे हैं उनमें से सिर्फ एक को आने देगा। ठीक है, कि 200 से 400 में 201 आया, फिर 202 आया, फिर 203। नाम मोनोक्रोमेटर है, मतलब सिंगल। ठीक है, कोई एक वेवलेंथ जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान देनी। अब आती है बात, ये है, ये क्या चीज है सर, ये आपने मिरर लिखा है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन लिखा है, ये कंप्लीट ब्लैक पोर्शन आपने लिख दिया। तो मिरर तो समझ में आ रहा है ना। मिरर क्या करेगा, ये जो वेवलेंथ आ रही है उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने का काम। ट्रांसपेरेंट पोर्शन क्या है और मिरर पोर्शन क्या है। अब देखो यहां पर तो हमें ये ऐसा दिख रहा है, यहां पर हम इसको 3D में नहीं दिखा सकते। ठीक है, ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं वो 3D वाला यहाँ पर लगवा सकूं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल है, मैंने 2D स्ट्रक्चर में बना रखा है। एक मिरर लगा हुआ है, मतलब ऐसा ही 3 भाग में डिवाइड होता है। एक में मिरर लगा होता है, दूसरे में होता है ट्रांसपेरेंट पोर्शन, ठीक है, और तीसरे में होता है कंप्लीट ब्लैक पोर्शन। अब आपके हिसाब से ट्रांसपेरेंट पोर्शन है तो क्या करेगा, कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो मतलब वो लाइट पास होने देगी। अगर ट्रांसपेरेंट मैंने कुछ लगा दिया तो मतलब वो लाइट पास होने देगी। आपने बचपन में वो खेला होगा ना, वो जो क्या है लेजर बीम आता था, तो लेजर बीम अगर ट्रांसपेरेंट चीज है तो आगे चली जाती थी, अगर मिरर है तो टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली जाती थी। तो उसी तरीके से याद रखना है कि मिरर है तो मिरर होगा तो जो वेवलेंथ आ रही है वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लोग चाहेंगे उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने डिफ्लेक्ट किया तो पूरे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में घूम रही है, डिफ्लेक्शन हिल रही है, ऐसा नहीं होगा। मिरर है तो डिफ्लेक्ट करेंगे तो पहले इस मिरर पे टकराएगी, अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंट पोर्शन की। ट्रांसपेरेंट पोर्शन उसको पास होने देगा, ठीक है, ताकि जो भी, अगर मान लो जैसे मैंने दो चीजों के बारे में बात हो रही है। पहले मैंने लिखा है रेफरेंस टेस्ट, तो ये पहले हो रहा है, तो यहां पर होने के लिए जो वेवलेंथ आएगी उसको पहले मिरर पे टकराना पड़ेगा, फिर इस मिरर पे टकराना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो क्या है कि ये वेवलेंथ क्या है, यहां पर पास हो रही है, मतलब इस सैंपल पे टकरा रही है, तो यहां पर ये मिरर काम नहीं करेगा, यहां पर ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन काम करेगा। 3D स्ट्रक्चर होता है तो ज्यादा समझ में आता है, लेकिन बेसिक समझो। अगर जब यहां पर काम होना होगा तो ये चीजें यहां पर इसका काम नहीं होगा। ठीक है, जब इसको काम करना होगा तो ये मिरर वाला पोर्शन छिप जाएगा, या मिरर वाला पोर्शन ऐसे घूम के इस साइड आ जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंट पोर्शन अपना काम कर सके। उस तरीके से काम होता है। ठीक है, इमेजिन करो कि ये मूव कर रहा है, तो मिरर आ रहा है तो मिरर से डिफ्लेक्ट होकर इधर चला जा रहा है जब इसका काम पड़ रहा है, जब उसका काम पड़ रहा है तो ये ऐसे फिर घूम जा रहा है और ट्रांसपेरेंट पोर्शन इधर आ जा रहा है और ट्रांसपेरेंट पोर्शन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा जहां तक मैं मानता हूं। और ब्लैक पोर्शन क्यों है, अब मान लो मैंने बोला मोनोक्रोमेटर जब मूव करता है तो एक आवाज करता है, खट 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 खट, तो मैंने यहां पर लिख भी रखा है कि ब्लैक पोर्शन एब्जॉर्ब हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्किंग। अब कोई भी मशीन है, कोई भी इक्विपमेंट है आप लोग यूज करते हो तो वो हीट अप होती है ना, जैसे आपके घर में इन्वर्टर है ना, तो वो हीट करता है, या आपके घर में नॉर्मल टेबल फैन है या नॉर्मल फैन है या एसी है, तो वो सारी चीज एक हीट प्रोड्यूस करती है। तो उस हीट प्रोड्यूस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन यूज किया जाता है, ताकि जो भी फालतू की हीट है वो अब्सॉर्ब हो जाए इसी ब्लैक पोर्शन के थ्रू। तो ब्लैक पोर्शन का रेलेवेंसी जो भी इसका काम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, खाली यही पॉइंट पढ़ना, आगे वाला पॉइंट मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर पे टकराया, पहले हम लोग ये वाली बात करते हैं, रेफरेंस टेस्ट इज डन फर्स्ट। पूरा इक्विपमेंट, पूरा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, ये बना के आना, पूरे नंबर मिलेंगे।
ठीक है, कोई नहीं हो सकता जो इसको गलत ठहरा दे, ठीक है, ठीक है। और स्नाइपर में तो जीपैड में तो काम आने वाला है, ठीक है, बट ठीक है। रेफरेंस टेस्ट इज डन फर्स्ट, ये मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है। अब रेफरेंस टेस्ट क्या है ना, रेफरेंस टेस्ट क्या है? आप लोग जब भी कोई टेस्ट करते हो, है ना, तो उसमें एक स्टैंडर्ड लेते हो, है ना, एक स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे अपने क्लास में ही है, मान लो क्लास में है या कहीं भी, तो एक आपका स्टैंडर्ड होता है, आप सोचते हो चलो इसकी तरह मुझे बनना ही बनना है, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड या दैट इज योर रेफरेंस। जैसा आपने सोच लिया कि हाँ आपको किसकी तरह बनना है, वो आप लोगों का होगा खुद का, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि किसी की तरह बनना है, मुझे अपने आप को ही कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है, कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, फिलहाल मेरा नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट इज डन फर्स्ट। तो रेफरेंस टेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तो होता ऐसा है कि कोई भी सैंपल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मैंने बोला था ना अभी कि सैंपल है तो कोई ना कोई वेवलेंथ शो कर रही होगी, कोई ना कोई पीक शो कर रहा होगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि सैंपल है और सैंपल के साथ सैंपल अगर कोई है, आप उसको, मैंने बोला ना 1 माइक्रोग्राम इन 1 ml, याद होगा आपको पिछली बार हमने बियर लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ा गया था, है ना। मैंने बोला था कि लैम्बर्ट्स लॉ मतलब लंबाई, मतलब लेंथ की बात हो रही थी, तो मैंने बोला था कवेट जो होगा वो नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर दूसरे मैंने बात की बियर के बारे में, तो बियर मैंने बताया कंसेंट्रेशन से रिलेटेड होता है, तो मैंने बोला कि वहां पर कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोग्राम इन 1 ml या 1000 माइक्रोग्राम इन 1 ml या 1 mg इन 1 ml, कुछ ऐसा ही था ना, ये 1000 माइक्रोलीटर, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। तो कंसेंट्रेशन की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने बताया ये कंसेंट्रेशन पे है, ठीक है, कोई पास हो रहा है, तो मैंने बोला रेफरेंस टेस्ट इज डन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि सॉल्वेंट में अगर किसी सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सैंपल जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है ना। जब आप कोई केमिस्ट्री में आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करते हो, मेडिसिन केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड पाने के लिए, तो वो कंपाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है या पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम लोग किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। तो क्या चाह रहे हो, सॉल्वेंट का आपको पीक मिलना चाहिए, राइट। अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तो आपको सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो सॉल्यूट है, जो पाउडर पार्टिकल, पाउडर मटेरियल मिला है आपको मेडिसिन केमिस्ट्री की लैब से, आपको उसका पीक चाहिए ना, सॉल्वेंट का पीक तो नहीं चाहिए हमें जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसका पीक नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे आप, अगर मान लो पीक आ गया तो तब तो वो दिक्कत कर देगा। तो इसीलिए हम लोग पहले रेफरेंस टेस्ट करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, रेफरेंस टेस्ट। तो रेफरेंस टेस्ट में हम लोग वो सॉल्वेंट यूज करेंगे, ब्लैंक सॉल्वेंट लिखा है ना, तो ब्लैंक सॉल्वेंट इज अ सॉल्वेंट दैट इज यूज्ड टू डिसॉल्व सैंपल। तो सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसको ब्लैंक सॉल्वेंट कहते हैं। तो ब्लैंक सॉल्वेंट की एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि चलो आओ देख लेते हैं कि ब्लैंक सॉल्वेंट कोई पीक तो नहीं दे रहा है। अगर कोई पीक दे रहा है तो हम लोग उसके अल्टरनेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहला रेफरेंस टेस्ट करते हैं। तो रेफरेंस टेस्ट में क्या करेंगे, इधर एक मिरर लगा हुआ है, डायग्राम अच्छे से बनाना भाई लोग प्लीज, ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, आराम से अच्छे से बनाना कोशिश करना। पहले पेंसिल से बनाओ, इसके बाद रंगीन इस पे अपने चला सकते हो, पेन वेन जो भी चलाना है, ठीक है। तो पहले रेफरेंस टेस्ट करते हैं, चेक करने की, क्योंकि चेक करने के लिए कि कोई ब्लैंक सॉल्वेंट अगर है तो वो कोई पीक तो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर ब्लैंक सॉल्वेंट कोई पीक दे रहा है, तो मैंने हम लोग पिछली बार याद किया आईओ की बात की थी, आईटी की बात की थी। क्या है आईओ आईटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, हाँ। आईओ मतलब इंसिडेंट लाइट, याद है वो क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, लिख लो यार, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम लोग भूल ही जाओ पिछली क्लास का। ऑब्वियस सी बात है, पिछली क्लास का भूल ही जाओगे। मेरी बात मानो तो एक बार क्या करो, जैसे जो पहला वीडियो है वहां से स्टार्ट करो, फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर इतने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं हर रोज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या आप लोग हर रोज पढ़ रहे हो, मेरे से जुड़े हुए हो। व्यूज ज्यादा नहीं है, 35-36 है, लेकिन ठीक है, अगर 35-36 रेगुलर है तो मेरे लिए उतना भी चलेगा, ठीक है। पर फिलहाल आप लोग रिवीजन जरूरी है, रिवीजन मस्ट करो, ठीक है। आप लोग अभी इंस्ट्रूमेंटेशन पे हो तो पिछला एक बार रिवाइज करो, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। डायग्राम बनाओ अच्छी बात है, पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर करो।
एक बार रिवाइज करोगे तो वो चीजें एकदम बैठ जाएगी आपके, ठीक है, कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई हो, ये आई टी है, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट गई। ये टीपी, ठाकुर पब्लिकेशन नहीं, ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन नहीं है, ये है ट्रांसपेरेंट पोर्शन। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन से पास हुई, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे मूव कर रहा होगा, तो इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंट पोर्शन यहाँ पर पहले रखा है। तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन से पास होगी, है ना, और ये जाएगी सीधे डिटेक्टर के पास। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद दूसरा हम लोग करते हैं मेन टेस्ट। मेन टेस्ट, अच्छा, जब रेफरेंस टेस्ट कर रहे होते हैं तो एक ही चीज चलेगा। ठीक है, पहले हम लोग एक ही चीज करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज पे आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग हैं तो एक बार में एक ही चीज ही कर सकते हैं, है ना। अब एक तरफ फार्मास्यूटिक्स खोल रखी है, एक तरफ फार्माकोग्नोसी खोल रखी है, तो दोनों समझ में नहीं आएगा। तो पहले फार्माकोग्नोसी खत्म कर लीजिए, फिर फार्मास्यूटिक्स पे आइए, दोनों साथ साथ में हो जाएगा, अलग अलग करके। तो पहले ये पार्ट हो गया, अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो दूसरा, पहले ये पार्ट खत्म हो गया, हमें पता चल गया अच्छा चलो ब्लैंक सॉल्वेंट हमने यूज किया और ब्लैंक सॉल्वेंट में कोई भी पीक नहीं आई। फिर हम लोग आते हैं इस वाले में, फिर यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो जाएगी, ट्रांसपेरेंट पोर्शन इधर घूमेगा और ये आईओ, वही सेम चीज, और फिर आईटी। सैंपल याद रखना कि सैंपल किस कंसेंट्रेशन का होना चाहिए। ठीक है, ये कवेट है, तो इस कवेट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर। देखो पढ़ते पढ़ते रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बात बियर लैम्बर्ट्स लॉ की आई है ना, तो आप लोग एक काम करो, यहीं पर साइड में लिख दो यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी। अब लिख के आओ, ठीक है, ये काम करो आप लोग, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी लिखो। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लिखो कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इनटू क्या। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। एक बार आपको ये चीजें याद आने लगी ना, एक बार आप डायग्राम को देख के सब कुछ कनेक्ट करने लगे, तो मतलब आपका इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड ऑफ एनालिसिस सबसे इजीएस्ट स्टेप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर ये आईटी गया, मतलब ये ट्रांसमिटेड लाइट मिरर पे टकराई, दोबारा आई, मिरर पे टकराई, डिटेक्टर के पास गई, और डिटेक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि अच्छा चलो ठीक है, किस वेवलेंथ की लाइट है। मान लो अगर मैंने यहाँ पर मोनोक्रोमेटर को ऑन नहीं किया, मतलब ऑन किया ऑब्वियसली सारे वेवलेंथ गया, और हमें पता चला कि कौन सी वेवलेंथ है। ठीक है, तो मान लो हमें पता चला 270 नैनोमीटर, तो डिटेक्टर पे हमें पता चल जाएगा 270 नैनोमीटर की कोई लाइट है। ठीक, चलिए अब इसको रफ करता हूं, क्योंकि इसको मैंने कहा एक दिन रख लिया पूरा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ठीक, अच्छा, हमने ये बात तो की नहीं कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, ये हमसे छूट गया था। सॉल्वेंट शुड नॉट शो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इफ दे शो दे कुड इंटरफेयर विद सैंपल एक्टिविटी। अब एन से पाई स्टार ट्रांजिशन मैंने आपको बोला था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि चारों के वेवलेंथ आप लिख लो। ठीक है, तो आई थिंक 150, 165, 180 और 285 ऐसा कुछ था ना, 160, 185 और 280, ये ऐसा कुछ था, है ना, कुछ ऐसा था। ये था सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, ये था एन से सिग्मा स्टार, ठीक है, ये था पाई से पाई स्टार, और ये था एन से पाई स्टार, है ना। ये 280 है, 8। अबे यार एक मिनट, रेड पेन मुझे नहीं दिख रहा, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं बताना यार, है ना। 150 है, 160 है, 185 है, 280 है। अगर कुछ गलत है तो अपना आप सही कर लेना, ठीक है, मुझे यहाँ तक लगता है यही है। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये ब्लैंक सॉल्वेंट की बात हो रही है। सबसे पहली बात, ये ब्लैंक सॉल्वेंट की बात हो रही है। ब्लैंक सॉल्वेंट शुड नॉट शो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर ये ट्रांजिशन शो हो रहा है, ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल रेंज की बात करें तो ये भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगर प्रैक्टिकल रेंज की बात करें, अगर प्रैक्टिकल रेंज की बात करें तब तो ये भी नहीं शो होना चाहिए। मतलब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो नहीं होनी चाहिए, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा से सिग्मा हो, एन से सिग्मा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। क्यों, बात तो यही है ना, क्यों। अच्छा, मैं बोला कि सिग्मा से सिग्मा हो, एन से सिग्मा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो यूवी रेंज है वो 200 से 400 है यार, है ना। यूवी रेंज कितनी है, 200 से 400। या अगर चलो प्रैक्टिकल की बात कर ले, 180 से 380 के बीच में। तो अगर यूवी का सोर्स है तो वो 180 से 380 की वेवलेंथ निकाल पाएगा ना, 150 160 की थोड़ी निकालेगा, 150 या 160 की थोड़ी निकालेगा, सिर्फ 180 से 380 के बीच की निकालेगा। तो अगर कोई सॉल्वेंट
जिसकी वेवलेंथ 150 या 160 आ रही है, मतलब मैंने ब्लैंक सॉल्वेंट रखा और ब्लैंक सॉल्वेंट की जो लैम्डा की वैल्यू है वो मान लो 150 नैनोमीटर है, तो हमें क्या यार आने दो, वो दिखेगा ही नहीं हमें डिटेक्टर पे। क्यों? अबे क्योंकि जब वेवलेंथ ही नहीं निकल रही है उतने रेंज की तो दिखेगा कहां पर? नहीं दिखेगा ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां पर ब्लैंक सॉल्वेंट की वेवलेंथ मैंने लिखा है 150 नैनोमीटर है, मान लेते हैं होगा कोई, मान लो कि ऐसा है कोई CH3OH, ठीक है। CH3OH को अगर देखा जाए तो CH3OH यहां पर सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है ना, और ये लोन पेयर है, यही तो है, सिग्मा है और लोन पेयर है। तो ज्यादा क्या हो सकता है? सिग्मा से सिग्मा स्टार बन जाएगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी, या तो n से सिग्मा स्टार आ जाएगा। यही दोनों तो आएंगे, ये दोनों तो आएंगे नहीं। ये दोनों तो तब आएंगे जब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड होता, तब मानते हैं चलो ठीक है पाई बन सकता है, लेकिन यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिग्मा की बात हो रही है तो सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि अगर ब्लैंक सॉल्वेंट की वेवलेंथ की वैल्यू 150 नैनोमीटर है तो वो आपकी डिटेक्टर पे नहीं दिखेगी। डिटेक्टर पे इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि जो सोर्स है वो सोर्स ही 150 नैनोमीटर की नहीं निकाल रहा है। सोर्स का जो रेंज है वो 180 से स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अगर सोर्स देखे तो 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो 180 से स्टार्ट हो रहा है तो 150 कहां दिखा देगा? नहीं दिखा सकता ना। सही बात, समझ में आ गई बात? जिसको समझ में नहीं आया वो डाउट पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। पर्सनल नंबर है आप लोगों के पास, आप लोग टेस्ट कर लो, उस पर मैं समझा दूंगा कि हाँ क्या नहीं है क्या। अगर नहीं समझ में आया तो अगर दोबारा दिक्कत हो रही है एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो, अगर n से पाई स्टार ट्रांजिशन शो किया किसने? ब्लैंक सॉल्वेंट ने। तो ब्लैंक सॉल्वेंट अगर n से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, n से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 280 के आसपास की है, और 280 नैनोमीटर मतलब 200 से 400। अब मान लो कि साला जो हमने सैंपल यूज किया था उस सैंपल की भी वैल्यू 280 आ रही है। अब कैसे पता चलेगा कि सैंपल की जो वैल्यू है वो सॉल्यूट की है या सॉल्वेंट की है? या मान लो 280 नहीं है, मान लो 300 है, ठीक है, और दो पीक आई है, ऐसा पीक आया और ऐसा पीक आया। यहाँ पर वैल्यू 280 नैनोमीटर लिखा है और यहाँ पर जो पीक की वैल्यू वो 300 नैनोमीटर पे आ रही है। तो कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट है ना? या मान लो सिमिलर हो गया तब तो और नहीं पता चलेगा। ऐसे तो चलो आपने पता कर लिया 280 इसका है 280 इसका है, बट पीक तो डिफर हो गई ना, पीक से तो गद्दारी कर दी ना इसने, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ब्लैंक सॉल्वेंट यूज करते हैं, मतलब वो सॉल्वेंट जिसकी जो ट्रांजिशन हो वो शो ना हो। कौन सी ट्रांजिशन? n से पाई स्टार ना हो और ना पाई से पाई स्टार, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये पॉइंट बाकी था इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको स्टार्ट करने के बाद करते हैं। चलो तो चलिए, तो ये इन दोनों के बारे में अभी हमने इससे पहले जो डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बात की थी। पूरा नोट डाउन इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो पहले आप नोट्स लिख लो, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम, लिख लो नोट्स, ठीक है। आपने पॉज करके लिख लिया होगा जहां तक मेरा मानना है, और आप लोग ये काम करें, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट है, बाद में रिवीजन में काम आएगा। तो मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा क्या है? स्पेसिफिक वेवलेंथ एट विच कंपाउंड शोज इट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज नोन एज लैम्डा मैक्स। तो वेवलेंथ के बारे में तो बात की ही की हमने, 200 से 400 नैनोमीटर निकल रहे थे सोर्स से, ठीक है। कंपाउंड मतलब सैंपल, सैंपल किसमें भरा था? कवेट में, जो कि नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा, और उसमें जो कंसेंट्रेशन होगा सैंपल का वो कितना होगा आप खुद बताओ, ठीक है। शोज इट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब बात एब्जॉर्प्शन की आई है, एब्जॉर्प्शन की क्यों आई है? क्योंकि हमने बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा था, तो हम आपको याद होगा हम लोग एब्जॉर्प्शन की ही वहां पर तो बात कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे ना A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू कंसंट्रेशन, है ना। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जा रही थी तो इज इक्वल टू अल्फा आ जाता था। अल्फा क्या था? एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी की यूनिट क्या थी? याद करके बताओ, ठीक है, खुद लिखो वहां पर। तो हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो ऐसा वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जहां पर कंपाउंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करे, मतलब आ रहा है और ढेर सारा एब्जॉर्प्शन शो, मतलब उसमें शो किया कि पीक आ जा रही है ढेर सारी, ठीक है। मान लो
इससे ऐसा सीख लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, कि स्पेसिफिक वेवलेंथ में मान लो स्पेसिफिक टीचर, ठीक है, आप लोग ढेर सारे टीचर से पढ़ते हो ना, बट कोई 2-4 टीचर होते हैं जो आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो स्पेसिफिक टीचर एट विच स्टूडेंट सोर्स इट्स मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, कंसंट्रेशन इन क्लास, ठीक है। तो ये आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्यों, इसको बोलेंगे हम लैम्डा मैक्स, कि वो बच्चा क्या है एकदम लैम्डा मैक्स है, ठीक है। तो हर टीचर से स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं जिनसे स्टूडेंट का कुछ ज्यादा लगाव होता है। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ आप लोग टीचर मान सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए, स्पेसिफिक वेवलेंथ एट विच कंपाउंड शोज इट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज नोन एज लैम्डा मैक्स। क्लियर? आई थिंक ये बहुत ही इजी फॉर्म था, मैंने भी अभी इसको डिस्कवर किया है, तो इसका सारा क्रेडिट मैं खा रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोड्स इन यूवी। टाइप्स ऑफ मोड्स इन यूवी, 2 टाइप के मोड है और इन दोनों टाइप के मोड के बारे में हमने बात भी की थी। तो 2 टाइप के मोड है, कौन कौन से? 2 टाइप के मोड है, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में हमें जो सैंपल होगा उसका वेवलेंथ हमें पता होगा, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें हमें जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ हमें नहीं पता होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, ढेर सारे वेवलेंथ भेजेंगे। जब सारे वेवलेंथ भेजेंगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में जब लैम्डा मैक्स अचीव हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो इस लैम्डा मैक्स पे एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इस लैम्डा मैक्स पे वो अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। चलो फिर से सुनते हैं, 2 टाइप के मोड मैंने बोले, एब्जॉर्प्शन मोड, स्पेक्ट्रम मोड। एब्जॉर्प्शन मोड तब हम लोग बोलते हैं जब इट इज यूज्ड फॉर नोन सैंपल, जहां हमें पता है कि ये सैंपल है और इस सैंपल का वेवलेंथ 257 नैनोमीटर आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर हमें नहीं पता हो तो बात अलग है, जब नहीं पता हो तो हम स्पेक्ट्रम मोड पे आ जाएंगे, जब पता हो तो हम एब्जॉर्प्शन मोड पे आ जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन मोड मतलब इट इज यूज्ड फॉर नोन सैंपल। कौन सा सैंपल? नोन सैंपल वेयर लैम्डा मैक्स इज नोन, जब हमें लैम्डा मैक्स पता हो। एग्जांपल क्या है? पैरासिटामोल डिसॉल्व्ड इन NaOH शोज लैम्डा मैक्स। हमें पता है कि पैरासिटामोल अगर हम लोग NaOH में डिसॉल्व करें तो उसका लैम्डा मैक्स 257 नैनोमीटर आता है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन गलती से एक बार पूछ लिया था तो इसलिए लिख रखा है मैंने 257 नैनोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ बनता है। अब ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें ये ग्राफ जरूर आएगा और ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या प्रेजेंट है ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं, याद रखना किस एक्सिस पे प्रेजेंट होता है ये भी याद रखना, ठीक है। तो वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे शो हो रहा है? 257 नैनोमीटर, 257 नैनोमीटर में, तो हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है स्पेक्ट्रम मोड की। स्पेक्ट्रम मोड मैंने बोला अननोन सैंपल के लिए, जहां हमें सैंपल का कोई आता पता नहीं है, हमें पता ही नहीं कहां से आया सैंपल, कोई आया दूसरा बंदा, ठीक है, ऐसे घूमते टहलता है, कहा सर ये सैंपल है, इसको बताओ क्या होगा, और चला गया, बताया भी नहीं कि वेवलेंथ कौन सी होगी, और हमें भी पता नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, हमें कौन सी जा रही है, पूरा हमने घुमा दिया मोनोक्रोमैटर, 200 से 400 गया, इतना घूम के गया, उसका लैम्डा मैक्स कुछ आया 290, मान लेते हैं, क्या बुराई अपनी, मानना ही तो है। is used for unknown sample whose lambda max is not known. Light of all wavelength, जो मैंने पहले, इससे पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अपना इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे थे, तो हमने ये बात बोली थी, लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ की जितनी भी लाइट है 200 से 400 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर इस पास्ड ऑन सैंपल एंड फॉलोइंग ग्राफ इज रिकॉर्डेड। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ये एब्जॉर्प्शन है और ये वेवलेंथ। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मान लो ऐसा कुछ ग्राफ आया, आपको पता चल गया मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ना, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इतना पर्टिकुलर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, तो इसको लैम्डा मैक्स बोल दिए, सिंपल है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा क्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में अभी जो भी हम लोग यूज कर रहे थे, सोर्स यूज कर रहे थे, है ना, मोनोक्रोमैटर यूज कर रहे थे, मोनोक्रोमैटर में ग्रूव्स हमें बात करेंगे हम लोग आगे क्लास में, वो भी हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में अपना लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान अर्पित कर सके। बहुत ज्यादा हिंदी बोल दी, चलो, थैंक यू, जय श्री राम।